इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं ओटी रिवीजन क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 17 विच इज मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सेक्शन है और इसका अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो सवाल की रिक्वायरमेंट है एज्यूमिंग अ 360 डेज अ ईयर। तो यहाँ पे डेज इन अ ईयर 360 लेने हैं। व्हाट इज द सिंपल एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग द डिस्काउंट, यानी अगर मैं डिस्काउंट नहीं लेता तो मुझे कितने का कॉस्ट करेगा, ले लेता तो मुझे बेनिफिट दे देता। एनीवे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिंपल एनुअलाइज निकालना है, यानी सिंपल रेट ऑफ रिटर्न से निकालना है। सिंपल रेट ऑफ रिटर्न में फॉर्मूला होता है आर एन का, जिसमें आर होता है इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज, वो कितनी लेंगे। तो इस क्वेश्चन में सप्लायर ऑफर 3% डिस्काउंट, तो ये जो 3% है इसमें आर बराबर होगा 3/97 के। तो आर जो है वो 3/97 है, जबकि उसने कहा एन जो है पेमेंट विद इन 10 डेज और फुल पेमेंट विद इन 45 डेज। तो अगर डिस्काउंट कब मिलेगा, अगर 10 दिनों में, वरना उसको टोटल पेमेंट कब करनी थी, 45 डेज में। दैट मींस इस क्वेश्चन में जो पीरियड फोरगोन है वो है 35 डेज, एंड दैट शुड मीन दैट एन वुड बी इक्वल्स टू 360, क्योंकि डेज इन ईयर इस क्वेश्चन में 360 है, डिवाइडेड बाय 35। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो आंसर बनता है वो बनता है 31.8%। तो इसका आंसर बनेगा सी। इसमें जो आप मिस्टेक कर सकते हो वो क्या कर सकते हो कि आप आर जो है वो 3/97 के बजाय डायरेक्टली 3% दे दो, वो गलत होगा। यहां आप ध्यान ना दो कि यहां पर उसने क्वेश्चन में सिंपल उससे पूछा और अगर आप कंपाउंड रेट से निकाल लेते तो भी आपका आंसर ऑफ कोर्स गलत आ जाता। ठीक है, तो यहां पे उसने सिंपल पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना है इस पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा व्हाट इज द एडिशनल एनुअल इनकम और लॉस फ्रॉम यूजिंग कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, कि हमें क्या इनकम या लॉस होगा अगर हम कैश मैनेजमेंट सर्विसेज यूज करें। तो क्वेश्चन में कहते हैं कंपनी हैज अ डेली सेल्स ऑफ $150,000. Our debt factor has guaranteed reduce the company receivable collection time by 4 days. अच्छा, अब अगर 4 डेज से वो आपका कलेक्शन टाइम कम कर देगा, इससे आपके रिसीवेबल में कमी कितनी आएगी। तो पर डे सेल्स 150,000 की है, अगर वो आपके 4 दिन कम कर देगा तो इसका मतलब है आपके रिसीवेबल में कितनी रिडक्शन आएगी, 150,000 इंटू 4, ये बनेगा 600,000। तो बेसिकली आपके इस फैक्टर की वजह से 4 डेज कम होने से आपके 600,000 के रिसीवेबल कम होंगे। रिमेंबर वन थिंग, पीरियड में अगर रिडक्शन आ रही है या पीरियड में अगर चेंज आ रहा है तो उसी रिस्पॉन्सिवली वैल्यू में भी चेंज आना है। फॉर ए मंथली फी ऑफ $2,500, लेकिन इसके लिए वो जो फीस चार्ज करेगा वो $2,500 है। कैश सरप्लस कैन बी इन्वेस्टेड इन मनी मार्केट डिपॉजिट यील्डिंग 4%, जो हम बचत होगी हम उस पर 4% का रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते थे। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% है। तो हमें अगर वो 4% की हम कॉस्ट ले लें तो कितना होगा जी, ये बनेगा 24,000। सो अगर मैं फैक्टर को अपॉइंट करता हूं उससे 600,000 के मेरे रिसीवेबल रिड्यूस होंगे और रिसीवेबल रिड्यूस होने से $24,000 मेरी बेनिफिट होगा, सेविंग होगी, ये मेरी सेविंग है। ठीक है जी। इन कॉन्ट्रास्ट लेकिन उसने कहा कि इस सर्विस के लिए मुझे फी पे करनी पड़ेगी, तो फीस कितनी होगी, $2,500 पर मंथ है। इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा $30,000।
ये आपकी कॉस्ट है। तो फैक्टर जो मुझे अर्ली रिकवर करके दे रहा है उससे फायदा मुझे $24,000 का है, लेकिन मुझे उसको कॉस्ट जो पे कर रही है वो $30,000 की है, एंड दैट मीन्स मुझे तो $6,000 लॉस होगा ना। फैक्टर को हायर करना मुझे क्या होगा, लॉस होगा। सो इसका आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो कहते हैं व्हाट इज द एमिकेबल रिसीवेबल पीरियड, क्वेश्चन में रिसीवेबल पीरियड पूछा हुआ है। अब देखते हैं। Because amicable wireless company offer customer credit terms of 2% discount for payment within 10 days, यानी कस्टमर को उसने ऑफर किया 2% का डिस्काउंट ले लो अगर तुम 10 दिनों में पे करोगे, और फुल पेमेंट विद इन 25 डेज या 25 डेज में डिस्काउंट ले लो, और 25 डेज ले लो, ये क्रेडिट पीरियड उसने दिया। क्वेश्चन उसने कहा कि 60% एमिकेबल कस्टमर टेक द डिस्काउंट, यानी इस क्वेश्चन में 60% कस्टमर्स वो हैं जो डिस्काउंट लेंगे। तो अगर वो डिस्काउंट लेंगे, आगे उसने लिख भी दिया व्हेन पे ऑन 10 डेज, तो जाहिर सी बात है वो 10 दिनों में पे करेंगे। द रिमाइंडर ऑफ एमिकेबल कस्टमर पे ऑन 30 डेज। अच्छा, बाकी लोग जो डिस्काउंट नहीं ले रहे वो कितने होंगे, 40% होंगे। उसका उसने कहा है, हालांकि उनको अलाउड से 25 डेज था, लेकिन वो हमें पे करेंगे 30 डेज में। तो हमारे पास दो ग्रुप ऑफ रिसीवेबल बन गए। एक वो कस्टमर है जो 10 डेज में दे रहे हैं, और एक वो है जो 30 डेज में दे रहे हैं। हमारे लिए टोटल रिसीवेबल पीरियड कितना होगा, दोनों का ही हम ऐड कर लेंगे। तो 60% 10 डेज में देंगे, ये 6 डेज होगा। 40% 30 डेज में देंगे, तो ये हो जाएगा 12, और टोटल जो रिसीवेबल पीरियड होगा वो होगा 18 डेज का। सो इसका आंसर क्या बनेगा जी, सी, 18 डेज। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट लाइकली टू इंप्रूव कंपनी अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीजें अकाउंटिंग सॉरी रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को इंप्रूव करेगी। और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तब इंप्रूव होगी जब आप रिकवर जल्दी करोगे, जल्दी रिकवरी करोगे। अब देखते हैं। CFO of a company is concerned about the company's account receivable turnover ratio. The company currently offer customers 3% discount for settlement within 10 days or full payment within 30 days. तो अपने रिसीवेबल पीरियड को इंप्रूव करना चाहता है, और अभी वो क्या कर रहा है कि 3% डिस्काउंट देता है अगर आप 10 दिनों में पे करोगे, और अगर आप फुल पेमेंट करोगे तो 30 डेज में करोगे। अच्छा, एक आता है यूज इनवॉइस डिस्काउंटिंग। तो अगर आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग करोगे तो इससे आपका रिसीवेबल पीरियड चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने कस्टमर्स को तो यही कहना है कि आप हमें टाइम पर पे करो। ठीक है जी। बी, चेजिंग कस्टमर टर्म्स टू इट 1% डिस्काउंट फॉर सेटलमेंट विद इन 10 डेज। अगर आप टर्म चेंज करके जो भी 3% उसको कम करके 1% कर दो। अच्छा, इससे क्या होगा कि 3% हो सकता है कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव हो, लेकिन 1% अट्रैक्टिव तो नहीं होगा। सो कुछ कस्टमर्स जो पहले 10 दिनों में पे करते होंगे, जब आप उनको एक अनअट्रैक्टिव ऑफर करोगे तो वो कहेंगे हम बाद में पे करते हैं, हम डिस्काउंट नहीं लेंगे। इससे तो आपका रिसीवेबल पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। रिसीवेबल पीरियड इंक्रीज कर जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, आपने इंप्रूव करना है यानी रिड्यूस करना है। अच्छा, एंटरिंग इनटू ए फैक्टरिंग एग्रीमेंट विद ए फाइनेंस कंपनी, ये एक पॉसिबिलिटी लगती है, लेकिन ये भी उसी सूरत में होगा अगर ये आपने पेमेंट विद इन 30 डेज जो कस्टमर को कहा हुआ है वो एक्चुअली आप उस टाइम पे रिकवर नहीं कर पाते, तो फिर ये एक पॉसिबिलिटी लगती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अभी ऑप्शन नंबर डी को पहले देख लें।
लिखा हुआ चेंजिंग कस्टमर टर्म्स टू ए 3% डिस्काउंट फॉर सेटलमेंट विद इन 20 डेज। तो आपने जो ये जो इजी टर्म कर दी 10 दिन के बजाय, वो आप उसको कह रहे हो 20 दिनों में पे कर दो, तो इससे क्या होगा, जो कस्टमर डिस्काउंट ले रहे थे वो पहले 10 दिनों में जो पे करते थे, अब 20 दिनों में पे करना शुरू करेंगे आपको। तो वंस अगेन इससे भी आपका रिसीवेबल पीरियड, इससे भी आपका रिसीवेबल पीरियड इंक्रीज करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। तो जो ऑप्शन अब बचती है वो सी बचती है। ठीक है, तो सी अब कैसे हो सकता है, वो उसी कंडीशन में हो सकता है क्योंकि वो क्वेश्चन में देखो ये यानी हिडन ही है, इनडायरेक्ट वे से हम आंसर करेंगे क्योंकि समटाइम्स एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर देखना होता है। तो यहां पे देखो उससे सीएफओ कंपनी का क्या है कि कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से वो परेशान है। नाउ ये एक इंडिकेट कर रहा है कि ये जो शायद पॉसिबल है कि जो वो अपने कस्टमर को कहता है कि फुल पेमेंट कर देना 30 डेज में, शायद वो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो कर रहे होते तो फिर परेशानी किस चीज की थी, आप ही ने तो कहा वो अपने टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं। परेशानी तो तभी होगी ना अगर वो टाइम पर पेमेंट ना कर रहे होते। तो अगर वो पेमेंट टाइम पर नहीं कर रहे तो फैक्टर आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि फैक्टर आपको टाइम पे जो आपने टर्म बताई होगी उस टाइम पे रिकवरी करके दे देगा। इसका आंसर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एज्यूमिंग अ 360 डेज ईयर, एक तो आपने नंबर ऑफ डेज इन ईयर 360 लेने हैं। What is the annual percentage cost associated with Scrimpy failure to take advantage of the discount offered by Frugal Company? उस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप जरा मुझे ये बताइए कि कितने परसेंट जो है वो कॉस्ट आपको करेगा अगर कंपनी डिस्काउंट नहीं लेती, उसका फायदा नहीं उठाती। तो सप्लायर ने अगर ऑफर किया और आपने उसका फायदा नहीं उठाया तो वो आपकी कॉस्ट है। तब जरा देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं। स्क्रिम्पी कंपनी बाय फ्रॉम फ्यूगल एंटरप्राइजेस, फ्यूगल ऑफर 2% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन 10 डेज और फुल पेमेंट विद इन 30 डेज। अच्छा, अब यहां पे इसका मतलब है आर किसके बराबर हुआ, तो आर होगा 2/98, जबकि एन आपके डेज फोर को होते हैं वो है 20 डेज। तो एन बराबर होना चाहिए 360/20। नो, अब यहां पे क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये मुझे जो एनुअल कैलकुलेट करना है ये सिंपल कैलकुलेट करना है या कंपाउंड। आइडियली तो अब सिंपल, अब रिसेंटली उसने क्वेश्चन करना शुरू किया तो सिंपल या कंपाउंड उसको डिस्टिंग्विश करना चाहिए, बट कन्वेंशनली अगर वो साइलेंट हो तो हम कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न से इसको मेजर करेंगे। और कंपाउंडिंग में फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा 1+r, r जो है वो 2/98 है, इसकी पावर आप लोगे 360/20। ये वही फॉर्मूला है, सॉरी इसमें से, और फिर आपने कैलकुलेट करने के बाद इसमें से -1 भी करना है। ये वही फॉर्मूला है दैट 1+r इक्वल्स 1+r की पावर n -1 से आप इफेक्टिव एनुअल निकालते हो कंपाउंडिंग के तरीके से। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये आंसर आ रहा है जी 43.8%। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये कितना बनेगा, मैं कैलकुलेशन जरा दोबारा चेक कर लूं। तो 1 +
2/98, इसकी पावर हम लेंगे 360/20, हाँ ये 43.8% बनता है। और भी कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। अच्छा, इसको सिंपल से ट्राई करते हैं। आइडियली तो इसको कंपाउंड से करना चाहिए था, इसको सिंपल से भी ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है उसमें उसने कहीं नहीं बताया कि आपने जो एनुअल लेना है वो सिंपल से लेना है या कंपाउंड से लेना है। तो फिर अब चूंकि एक कंपाउंड से तो आंसर ही निकला, तो हम सिंपल ट्राई कर लेते हैं। और सिंपल में क्या करेंगे, हम इनको बस आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बनेगा, 2/98 मल्टीप्लाई बाय 360/20। तो ये फिर आंसर आपका आता है 36.36.7%। तो आई बिलीव ये फिर सिंपल से ही होगा, सिंपल से ही होगा, और इसका आंसर आएगा 36.7%, डी। वैसे आई स्टिल बिलीव कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो उसको कंपाउंड से करना चाहिए था, लेकिन यहां ऑप्शन ही चूंकि नहीं आ रही इसलिए हमने सिंपल से किया। तो आई स्टिल बिलीव कि एग्जाम के अंदर हम यहां पे नोट बना देते हैं, मैं लिख भी देता हूं, यूजुअली इन साइलेंट केसेस यूज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, साइलेंट केस के अंदर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना है। यहां हमने क्यों नहीं कंपाउंड सिंपल से आंसर निकाला है, क्योंकि देखो कंपाउंड से तो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था ना। ठीक है, कंपाउंड से तो आंसर बहुत ज्यादा आ रहा था, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Identify by clicking on the relevant box in the table below whether each of the following statement about debt factoring and invoice discounting is true or false. तो पहला है फैक्टरिंग इज विद रिकोर्स वेयरएज डिस्काउंटिंग इज विदाउट रिकोर्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो फैक्टरिंग है वो भी तो विदाउट रिकोर्स हो सकती है, वो भी तो विदाउट रिकोर्स हो सकती है। सो पहली स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। सेकेंड है इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज यूजुअली परफॉर्म ऑन द इंटायर रिसीवेबल लेजर। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि इंटायर रिसीवेबल लेजर के ऊपर इनवॉइस डिस्काउंटिंग नहीं बल्कि फैक्टरिंग हुआ करती है। सी है बोथ आर रिलेटिवली चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यूजुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर कंपनी चार्ज करते हैं वो ज्यादा होता है बैंक से, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओनली फैक्टरिंग इन्वॉल्व आउटसोर्सिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिसीवेबल लेजर, ये ट्रू है, क्योंकि इनवॉइस डिस्काउंटिंग पे आप पूरा एंटायर रिसीवेबल को चूंकि आउटसोर्स नहीं कर रहे, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकती कि हम ट्रांसफर करें, क्योंकि आपको खुद एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आप ही को देखना पड़ेगा, स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए जो आपने आउटसोर्स किया ही नहीं है। ठीक है, इसलिए चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज द एनुअल फाइनेंस कॉस्ट सेविंग इफ द मैनेजमेंट रिड्यूस द कलेक्शन पीरियड बाय 60 डेज। तो इसमें आपका कलेक्शन पीरियड 60 डेज से कम हो रहा है ना। वंस अगेन, अगर 60 डेज से कलेक्शन पीरियड कम होगा तो आपके रिसीवेबल्स भी कम होंगे,
और जितने आपके रिसीवेबल कम होंगे उतनी आपकी फाइनेंस कॉस्ट भी कम होगी। अब जरा पढ़ते हैं। The management of XYZ company has an annual credit sales of $20 million and account receivable of $4 million. अभी $4 million की। अच्छा, तो इसको हम सच जो सीआर के अंदर हमारी अप्रोच है करंट एंड रिवाइज दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से ही कर सकते हैं, करंट एंड रिवाइज से भी, और ये डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड भी है। मेरा ख्याल है मैं आपको दोनों से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तरीका शॉर्ट है, लेकिन एक तरीका वो है जो हम सीआर में जनरली रेकमेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जरा दोनों ही कवर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस व्हेन ओवरड्राफ्ट एट 12%, यानी 12% के क्या होंगे ओवरड्राफ्ट, और 365 डेज इन अ ईयर आपने एज्यूम करना है। तो पहले मेरा ख्याल है वो जो हमारा थोड़ा सा लेंथी मेथड है, लेकिन हम जो यूजुअली यूज करते हैं उसको सॉल्व करता हूं मैं, जिसमें हम दो हेडिंग बना लेते होते थे, एक होते करंट और एक होते थे हमारे रिवाइज्ड। कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि हम फाइनेंस कॉस्ट को, हमें एक तरफ रिसीवेबल चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी। नो, अब अगर यहां पर अगर हम देखें तो करंट रिसीवेबल्स उसने 4 बिलियन के बताए हुए हैं, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12% का गिवन है। सो आपके जो फाइनेंस कॉस्ट करंट आ रही होगी वो तो आ रही होगी 480,000। लेकिन अब रिवाइज सिचुएशन में क्या होगा, तो रिवाइज सिचुएशन में सबसे पहले तो हमारे रिसीवेबल पीरियड अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो उससे रिसीवेबल की अमाउंट में भी चेंज आएगा। तो इसके लिए जरा देखते हैं कि हमारे रिसीवेबल्स पहले कितने थे और रिड्यूस होकर कितने हो जाएंगे। ना इसके लिए देखो, अगर पहले हमारे रिसीवेबल थे 4 मिलियन के, इसको डिवाइड करते हैं क्रेडिट सेल्स के साथ जो कि 20 मिलियन है, और डेज इन ईयर हमने लेने 365, तो हमारे रिसीवेबल आ जाएंगे कितने होंगे, ये बनते हैं 73 डेज। इसका मतलब है अभी जो क्वेश्चन में 4 मिलियन बताए हैं उससे रिसीवेबल पीरियड हमारा था 73 डेज। नो एज पर क्वेश्चन हमारे इसमें से 60 डेज अब रिड्यूस हो गए रिवाइज में, तो हमारे जब 60 डेज रिड्यूस हो जाएंगे तो हमारा अब रिसीवेबल पीरियड होगा 13 डेज। तो हम जरा कैलकुलेट करते हैं कि 13 डेज के हिसाब से हमारी कितने रिसीवेबल की अमाउंट बनती, तो ये बनती 13, बल्कि इसको ऊपर लिख लेता हूं, सॉल्व कर रहा हूं, 13 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 20 मिलियन के क्रेडिट सेल्स, तो हमारे रिवाइज रिसीवेबल कैलकुलेट होते 13 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 20 मिलियन, ये आ रहा है 54794, 54794 का। और इसकी मदद से जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आई गेस 12% है, तो वो कितनी आ जाती, वो आती 6575 की। तो हम इसका डिफरेंस देख के देख सकते हैं कि कितनी हमारी बचत होती। तो 6575 और 480,000 का हम डिफरेंस ले लें तो ये जनाब आता है कितना, तो ये बना 480,000 माइनस
6575, ये तो काफी ज्यादा आ रहा है। 473425 आ रहा है। आई थिंक मैंने कहीं मिस्टेक की है, कहीं कैलकुलेशन में ना मिस्टेक कर दी है। ये तो मुझे ठीक लग रहा है। 73 60 13, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। ये मैं दोबारा जरा कैलकुलेट करता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने रिसीवेबल्स जो हैं ये कहीं फॉर्मूला में गलती कर दी है। लेट मी चेक वन सेकेंड। 13 डिवाइडेड बाय 365 और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 20 मिलियन के ऊपर। हाँ, यही यही पे गलती हुई है। ये मुझसे मिस्टेक होगी, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास आंसर है 712329 का। 712329 का। और अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, इसको आगे मल्टीप्लाई बाय 12% करते हैं, तो एक्चुअली ये आंसर है 85479 का। 85479 का। तो अब अगर डिफरेंस देखें, आई अपोलोजाइज वंस अगेन कि मैंने वो रिसीवेबल जो है वो गलत कैलकुलेट कर दिए थे। तो ये बन रहा है जी 394521 का। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, बाय द वे इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता था। वो शॉर्टकट कैसे है ना? वंस अगेन देखो, 60 डेज से अगर रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो उसी हिसाब से उसके रिसीवेबल की वैल्यू कम होगी, है ना? तो हम डायरेक्टली देख लें कि 60 डेज कम होने से रिसीवेबल्स कितने कम हो जाते हैं। तो हम 60 डेज कम हो रहे हैं तो 60 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 20 मिलियन करते तो हमारे पास रिसीवेबल में सेविंग आ जाती। ये मेरे पास आंसर आ रहा है 3287,671। ठीक है, ये कॉमा गलत लग गया मुझसे, ये 3.2 मिलियन है। अच्छा, ये मेरे अगर रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो इतने से ही मेरी फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो 12% इंटरेस्ट है, इतना ही मेरा सेविंग आएगा। तो इस तरह से भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल 394521 होगा। तो अगर कहीं इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ रिसीवेबल की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो आप ऐसे भी डायरेक्टली भी जो डिफरेंस से सेविंग आ रही है वो भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कहता है इफ फॉस्टर कंपनी इन्वेस्ट सरप्लस फंड एट एन 8% पर ईयर, ये उसने एक तरह का समझ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दिया। व्हाट इज द नेट गेन और लॉस पर ईयर फॉर इंप्लीमेंटिंग द न्यू सिस्टम, ये नया सिस्टम इंप्लीमेंट करके आपको कितना फायदा होगा। एज्यूम 360 डेज अ ईयर। Now, Foster Company is considering implementing a new cash collection system at a cost of $80,000. $80,000 का कहता है आपके ऊपर एक ये सिस्टम लगा रहे हो। एनुअल सेल्स आर $90 मिलियन, सालाना सेल्स $90 मिलियन की। न्यू सिस्टम विल रिड्यूस कलेक्शन टाइम बाय 3 डेज। 3 दिनों से आपका रिसीवेबल पीरियड रिड्यूस हो रहा है। तो 3 दिनों से अगर आपका रिसीवेबल पीरियड रिड्यूस हो रहा है तो वंस अगेन हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, उससे हमें फायदा कितना है। तो 3 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट सेल्स 90 मिलियन की है, तो ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90 मिलियन, ये बनता है 750,000। इसका मतलब है आपके एनुअल रिसीवेबल 750,000 से रिड्यूस होंगे। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो इससे आपको सेविंग कितनी होगी, तो आपको सेविंग होगी $80,000 की। तो 3 दिन रिड्यूस करके आपकी फाइनेंस, सॉरी गलत कैलकुलेट हो गया, 60,000 है, 60,000। तो 3 दिन रिड्यूस करके आपको सेविंग होगी, फायदा होगा $60,000 का।
ना क्वेश्चन उसने कहा है कि जो मेरी रिसीवेबल कलेक्शन की कॉस्ट है वो 80,000 है, तो बेनिफिट आपको 60,000 का है, लेकिन उस सिस्टम की कॉस्ट 80,000 की है, तो आपको तो 20,000 का लॉस होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी, 20,000 का लॉस। अच्छा जी, यहां पर देखते हैं, तो यहां क्वेश्चन उसने कहा व्हाट इज द कंपनीज एवरेज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, एवरेज रिसीवेबल पीरियड पूछा है, और इंफॉर्मेशन में नोट करो यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर मेंशन किया हो ना ओपनिंग और क्लोजिंग, तो फिर क्या करते हैं, फिर हम एवरेज लेते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके। तो एनीवे इंफॉर्मेशन में मुझे एक तो अकाउंट रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो गिवन है, उसके अलावा मुझे रेवेन्यूज चाहिए, वो भी क्वेश्चन में दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एवरेज रिसीवेबल अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज रिसीवेबल कैसे मेजर होंगे, नाउ ओपनिंग बैलेंस है 14,600 का, and the closing balance is 12,900 divided by 2, तो आपके जो एवरेज रिसीवेबल बैलेंस है वो है 13,750 का। अब इस वैल्यू को यूज करते हुए हम पीरियड निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला पीरियड का होता है एवरेज रिसीवेबल 13,750 डिवाइडेड बाय सेल्स 103,200 की, और मल्टीप्लाई करते हैं डेज एंड ईयर, वो 365 मेंशन है। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये मेरे पास कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है 48.6। तो यहां पे हम राउंड ऑफ करके अगर हम लिखेंगे तो ये बनेगा 49 डेज। तो ये सी जॉन सा है वो इसका आंसर बनेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है इफ लिंक कंपनी इंट्रोड्यूस प्रपोज डिस्काउंट, अगर लिंक कंपनी डिस्काउंट प्रपोज है वो इंट्रोड्यूस करता है, व्हाट विल बी द नेट सेविंग, उसको कितना फायदा होगा। तो इसमें कहता है लिंक कंपनी की एनुअल क्रेडिट सेल्स 4.5 मिलियन की हैं, एंड ऑन एवरेज 60 डेज कस्टमर जो हैं वो पे में करते हैं, 360 डेज है ईयर हमने लेना है, और इसकी वजह से कहता है अभी लिंक कंपनी के रिसीवेबल $750,000 है, यानी उसने वो करंट सिचुएशन के 60 डेज के साथ में ये $750,000 ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया होगा। लिंक रिलाइंस ऑन ओवरड्राफ्ट जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। अच्छा, लिंक इज कंसीडरिंग टू ऑफर एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 0.5% फॉर पेमेंट इन 30 डेज, वो ऑफर करना चाह रहा है कि 30 डेज में पे करो और आपको 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा। It expects 25% of its customer representing 35% of annual credit sales figure. Now this is interesting. उसने 2% दे दी है, उसने कहा जो 25% कस्टमर्स हैं लेकिन वो 35% सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जब हम परसेंटेज ऑफ कस्टमर टेकन द डिस्काउंट लेते हैं वो फिजिकल नंबर नहीं होता, वो होता है सेल्स के लिहाज से कितने परसेंट है। तो वो कस्टमर 1 थे, 5 थे, 10 थे, ये मैटर नहीं करता, मैटर क्या कर रहे हैं वो हमसे सेल्स कितनी ले रहे थे, हमारे सेल्स के लिहाज से वो कितने परसेंट है। सो हमने ये 25% को नहीं लेना, हमारे लिए रेलिवेंट ये 35% है डेटा। वो ने कहा विल पे इन 30 डेज, वो 30 डेज में पे करेंगे, बाकी ज़रा अपना पूरा 60 डेज लेंगे। तो यहां पे वही करंट एंड रिवाइज की अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं 2 हेडिंग बना लेता हूं, करंट एंड रिवाइज। तो करंट अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो फाइनेंस कॉस्ट कितनी आएगी, तो मेरे करंट रिसीवेबल्स हैं 750,000 के, इंटू 8% उसके ऊपर आता है इंटरेस्ट,
जो बन जाता है 60,000 का। इसका मतलब है अभी आपकी जो कॉस्ट आ रही है करंट, वो आ रही है 60,000 की। ठीक है, ये फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट। लेकिन इसके साथ मुझे डिस्काउंट देखना है, तो करंटली तो मैं कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहा, सो ये कॉस्ट भी जीरो है। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 60,000 की। अब चलते हैं रिवाइज में। तो रिवाइज में मैं ऑफर कर रहा हूं 0.5% का डिस्काउंट। सो मेरी क्रेडिट सेल्स हैं 4.5 मिलियन की। इनको अगर मैं 0.5% डिस्काउंट देता हूं और इनमें से भी 35% बस डिस्काउंट लेते हैं, तो मुझे इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा कितना? तो ये बन रहा है 7875 का। 7875। तो डिस्काउंट देके मेरी कॉस्ट आ रही है 7875। जरा फाइनेंस कॉस्ट को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मामला यह है कि आपके करंट रिसीवेबल 750,000 के हैं और 35% तो डिस्काउंट ले रहे थे, 65% तो नहीं ले रहे थे। तो 65% में तो चेंज ही कोई नहीं आया। तो 487,500 तो सेम ही रहा। लेकिन 35% जो डिस्काउंट ले रहे थे, उनका रिकवरी पीरियड हो गया 30 डेज। तो हम 30 डेज के हिसाब से रिसीवेबल कैलकुलेट करते हैं। वो कितना है? 30 डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि 360 डेज इन अ ईयर लेने हमने क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय सेल्स हो रही है टोटल 4.5 मिलियन। लेकिन ऐसे लोग हैं सिर्फ 35% के। तो कितना होगा ये बन रहा है 131250। थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लूं, 131250 का। तो इससे जो मेरे रिवाइज रिसीवेबल बनेंगे वो बन गए 618,750 के। और इनको जब हम 8% हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो आ जाएगी 49,500 की। तो रिवाइज सिचुएशन में हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट 49,500 की है, लेकिन साथ हमें 7875 का डिस्काउंट भी देना है। तो टोटल बनेगा 49,500 प्लस 7875 का। तो ये कॉस्ट आती है 57,375 की। तो क्लियरली आपको रिवाइज सिचुएशन में यानी डिस्काउंट ऑफर करके कॉस्ट कम आ रही है। अब कितनी कम आ रही है इसका डिफरेंस देख के बता दो, उतनी सेविंग कहलाएगा। तो ये आपका आंसर आता है 2625 का। सो आप यहां पे आंसर लिखोगे 2625। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट रोल वुड द मनी मार्केट हैव इन ए लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट? तो लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में, यानी जब लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसमें मनी मार्केट का क्या रूल होता है? तो मनी मार्केट बेसिकली क्या करती है कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट देके डिस्काउंट के ऊपर आप पैसे आज ही ले लेते हो।
यानी लेट्स सपोज आपने कस्टमर को सेल किया है $100 और आपने $100 की अगेंस्ट एलसी ओपन की हुई है, तो एलसी से बैंक की गारंटी आ जाती है। अब बैंक ने तो वो पेमेंट करनी होगी या एलसी के थ्रू तो आपको रिकवरी होगी लेटर डेट पे, फॉर एग्जांपल 30 डेज के बाद। तो आप मनी मार्केट में जाके क्या कर सकते हो, आप यही लेटर ऑफ क्रेडिट किसी को सेल कर सकते हो लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस में। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप कहते हो यार ये आज ही मुझसे कोई $98 का बाय कर ले, तो $100 वाला आप $98 का आज ही बाय करके पैसे ले लोगे। तो अब अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो क्या ऑप्शन बनेगा, मेरा ख्याल है ये डी, डिस्काउंटिंग हो जाएगी बैंकर्स एक्सेप्टेंस की, यानी आज डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको आज ही पैसे मिल जाएंगे। राइट, बाकी कोई भी रेलिवेंट नहीं है। Now, question number 12. A major supplier has offered big company a discount of 0.5% for settlement of invoice after 10 days. तो यहाँ पे 0.5% है, तो R कितना होगा 0.5 बाय 99.5 पर। ठीक है, रादर देन यूजुअल 30 डेज के बजाय, इसका मतलब है जो पीरियड फोरगोन है वो इस क्वेश्चन में है 20 डेज। और डेज इन ईयर यहां पे क्वेश्चन वो 365 डेज बोल रहा है, तो इसलिए एन किसके बराबर होगा, एन है 365 बाय 20। हमने कैलकुलेट करना है एनुअल इफेक्टिव रेट, और वन सेकेंड यहां क्वेश्चन ये ओपन हो गया, यानी ये खड़ा हो गया कि क्या ये जो डिस्काउंट, ये जो हमने एनुअल निकालना है, ये सिंपल से निकालना है या कंपाउंड से। सो मैं वही बात दोबारा यहां पे करूंगा कि चूंकि मेंशन नहीं किया हुआ तो बाय डिफॉल्ट हमने कंपाउंड से कोशिश करना सॉल्व करें। तो अगर हम कंपाउंड से इसको सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला होगा 1 प्लस 0.5 बाय 99.5, उसकी पावर होनी चाहिए 365 बाय 20 माइनस 1। तो ये अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस मेरे पास आंसर आया 9.5%। तो बिल्कुल इस दफा आप देख सकते हो कि ये हमारे पास बी आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पे जो पेएबल एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट के जो एसीसी स्टडी अपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस करें।